नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। हम लोग यहाँ पर अभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की जो परीक्षा हुई है उसमें जीएस और जीके के पार्ट को कवर कर रहे हैं। इसमें अभी तक हम लोगों ने टोटल 12 पार्ट कर चुके हैं और आज ये हमारा 13वां पार्ट है। यह सभी पार्ट जो हमने किए हैं सभी में 20-20 प्रश्न डिस्कस किए। ये सभी मिशन खाकी 2024 टेस्ट सीरीज की जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे वहाँ पे बने हुए, वहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके साथ में हमारे एप्लीकेशन पे भी आप देख सकते हैं दोस्तों। जो कि हमारा टाइम टेबल रहता है, इसमें मंडे और आपका थर्सडे 2 दिन ऐसा होता है जहाँ पे यूपी टेस्ट की हम बात करते हैं। साथ ही में एनसीईआरटी पॉलिटी भी हमारा सेगमेंट चल रहा है, उसे भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम फिर से लेकर उपस्थित हुए हैं आपके सामने ये अपना प्रमुख सेगमेंट, और इसमें हम सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्नों को देखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही में अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें हमारे वीडियो को। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अपने समय एवं ऊर्जा का उपयोग अपनी परीक्षा को बहुत ही बेहतर बनाने में कर रहे होंगे। चलते देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, तरणेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? विकल्प आपके हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात। तो इसमें आपसे पूछा क्या जा रहा है, एक तरणेतर मेला होता है जो कि एक प्रसिद्ध एक वार्षिक मेला है। ये आखिर कहाँ पर जो है होता है, किस राज्य में होता है, उस राज्य के बारे में पूछा जाता है। जैसे कि यूपी के अंतर्गत पढ़ेंगे तो यूपी के कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें मेलों को पूछा जाता है। जैसे कि आप आरओ की परीक्षा ले लीजिए या पीसीएस की परीक्षा ले लेंगे या वनडे एग्जाम्स ले लेंगे, उस सभी में मेले पूछे जाते हैं कि आखिर कौन सा मेला कहाँ पे होता है। तो इसीलिए इसे आपको याद रखना है। विकल्प आपके जैसे कि इसमें सही क्या होगा, तो इसका डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, गुजरात। यह मेला गुजरात में होता है और गुजरात का एक है स्थान है सुंदरनगर। कहाँ पे? सुंदरनगर। सुंदरनगर में ये वार्षिक मेला है। और इसका कारण क्या है, तो जो द्रौपदी के स्वयंवर को मनाने वाला यह पारंपरिक मेला है जो 200 से 250 वर्ष पहले शुरू हुआ था। त्यौहार और मेले का आयोजन त्रिनेश्वर महादेव मंदिर, मतलब 3 आँखों वाले जो भगवान हैं वहाँ पे किया जाता है। इसका निर्माण 19वीं शताब्दी में किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे एक आपको प्रश्न और बनता है, कौन सा प्रश्न, तो त्रिनेश्वर महादेव मंदिर आखिर कहाँ पे है, तो आपको इसको भी बताना है कि ये कहाँ पे है। तो गुजरात का सुंदरनगर जो है वहाँ पे ये त्रिनेश्वर 3 आँखों वाले महादेव का मंदिर है। तो दोस्तों इसे आपको अच्छे से याद रखना। हम लोग बढ़ते देखते हैं हमने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न संख्या 2 है, किस सरकारी मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच का आधुनिकीकरण के लिए ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को चुना है? विकल्प आपका है वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है ये पहले हम डिसाइड कर लेते हैं। जैसे कि विच गवर्नमेंट मिनिस्ट्री हैज चूजन द ओरेकल क्लाउड ट्रांसफेक्चर फ्रॉम द मॉडर्नाइजेशन द नेशनल एजुकेशन, मतलब जो नेशनल एजुकेशन राष्ट्रीय जो शिक्षा है उसको कहीं ना कहीं प्रौद्योगिकी मंच पे जो आधुनिकीकरण करना है उसमें ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को किस मंत्रालय ने चुना है। तो यहाँ पे जो पहले ही उसने बता दिया है कि भाई किसकी, तो राष्ट्रीय शिक्षा। देखिए यहाँ पे प्रश्न में ही दे दिया है राष्ट्रीय शिक्षा, तो यहाँ पे प्रश्न ये बनता क्या है, यहाँ पे भाई सीधा सा आंसर सही हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। तो ये एक इस तरह के कुछ प्रश्न आपको मिलेंगे जिसमें प्रश्न में ही उसका आंसर छिपा होगा। ये आपको याद रखना, उसी तरह से इसको टैकल करना है। तो आखिर ये शिक्षा मंत्रालय का जो ये प्रोग्राम है जिसको ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर OCI कहते हैं, ये शिक्षा मंत्रालय का राष्ट्रीय प्रोग्राम है। इसमें होगा क्या, तो इसमें जो डिजिटल मंच है उसमें शेयरिंग जैसे दीक्षा को आधुनिक बनाने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। तो चलते हम लोग देखते हैं हमने अगले परिणाम को। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न संख्या 3 है, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो विकल्प आपका दिया गया हैदराबाद, नई दिल्ली, नागपुर, भोपाल। तो इसके जैसे 3-4 विकल्प दिए गए, तो आखिर केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है हमारा भोपाल में। अभी हम लोगों ने सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट वीडियो में इस चीज़ का डिस्कशन किया था कि केंद्रीय जो पुलिस प्रशिक्षण अकादमी वो कहाँ स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है। अब जैसे यह भोपाल में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वावधान में केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की गई थी।
और यह भोपाल में स्थित है, तो इसे आपको याद रखना। हम चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न संख्या 4 है, इरिडियम परत कौन सी? तो इरिडियम परत की खोज किसने की है और नोबेल पुरस्कार भी जीता है? तो आखिर भाई इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार जीता है, कौन है? तो हेनरी मोसली, पियरे क्यूरी, सैंटियागो रेमोन, लुइस अल्वारेज। तो आखिर कौन है जिन्होंने ऐसा किया? तो ये आपका सही विकल्प हो जाएगा लुइस अल्वारेज। डी विकल्प आपका सही है। इरिडियम परत की जो खोज है ये लुइस अल्वारेज ने की थी और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इरिडियम धातुओं को प्लैटिनम समूह का एक सदस्य और पहले तेना में जो 1904 में अस्मिमिरेडाइन नाम का एक मिश्रण है, इससे इसको प्राप्त किया गया है। और यह है कहीं ना कहीं इरिडियम बहुत कठोर धातु है, लगभग 2450 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलती है और इसका अपेक्षित घनत्व जो है 22.4 है। घनत्व की बात करते हैं तो 22.4 है। तो इतना टेम्परेचर लगेगा इसको, जब इतना गर्म करेंगे तो कहीं ना कहीं ये पिघलेगा। तो इसीलिए यह इंपॉर्टेंट और मजबूत धातु है इरिडियम। इसकी खोज लुइस अल्वारेज ने की थी। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न संख्या 5 है, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खां द्वारा बजाने वाला वाद्य यंत्र क्या है? तो इसमें विकल्प है आपके सारंगी, वायलिन, मृदंग या फिर संतूर। तो जैसे कि आपको यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खां। अब उस्ताद बिंदा खां के बारे में अगर आपको जब भारतीय आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज़ को वहाँ पे दिखाएगा। तो ये क्या है? तो ये सारंगी, ये विकल्प आपका सही। सारंगी वादक थे जो पंडित राम नारायण जी, आशिक अली खां व सांवरी खां, संतोषी मिश्र व ध्रुव घोष आदि अन्य प्रसिद्ध जो है सारंगी वादक हैं। तो उसी में उस्ताद बिंदा खान भी प्रसिद्ध सारंगी वादक है। तो इसे आपको याद रखना है। हम चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न संख्या 6 है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मान का कितना होता है? विकल्प आपका दिया गया है 1/6, 1/3, 1/7, 1/9। व्हाट ऑफ द मैग्नीट्यूड इज द ग्रेविटी ऑफ द मून कंपेयर्ड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ? तो क्या है? तो ये आपका 1/6 है। मतलब जो यहाँ का गुरुत्वाकर्षण है वहाँ से यहाँ की अपेक्षा वहाँ पे 1/6 है। या पृथ्वी की परिक्रमा, जैसे चंद्रमा की बात करते हैं तो पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 6 घंटे में पूरा करता है और अपने अक्ष पे चारों ओर एक पूरा चक्कर भी 27.3 दिन में पूरा कर लेता है। तो कहीं ना कहीं जो 27 दिन 6 घंटे में अपने अक्ष पे भी, मतलब जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे भी अपना चक्कर पूरा कर लेता है और साथ ही में जो चक्कर होता है पृथ्वी का उसका भी एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसीलिए जो है लगभग पृथ्वी पर चंद्रमा का एक ही हिस्सा लगभग हमेशा दिखाई देता है। आप चंद्रमा के द्रव्यमान की बात करते हैं तो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/1000 मतलब 100 गुना है ये द्रव्यमान है। और जो चंद्रमा की त्रिज्या की बात करते हैं तो त्रिज्या 1/4 है। तो कहीं ना कहीं इसलिए आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें। और गुरुत्वाकर्षण 1/6 है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न संख्या 7 है, तमिल सांस्कृतिक समुदाय आदि पेरक्कू जिसे पत्तिनेट्टम पेरक्कू भी कहा जाता है को मानसून के मौसम में मिट्टी की उर्वरता का सम्मान करने के लिए एक शुभ त्यौहार है के रूप में मनाया जाता है। आदि पेरक्कू का दूसरा नाम क्या है? मतलब आदि पेरक्कू एक त्यौहार है, इसका दूसरा नाम पूछ रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे बात करें तो जैसे कि क्या है, पोंगल है, दिवाली है, पत्तिनेट्टम पेरक्कू है, होली है। अब जैसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है तमिल सांस्कृतिक समुदाय आदि पेरक्कू जिसे पत्तिनेट्टम पेरक्कू। देखिए यहाँ पे भी इसका आंसर दे दिया गया। अगर आप ध्यान से प्रश्न पढ़ें तो आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। पत्तिनेट्टम पेरक्कू भी कहा जाता है को मानसून और मौसम की मिट्टी की उर्वरता का सम्मान करने के लिए एक शुभ त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। आदि पेरक्कू का दूसरा नाम क्या है? तो भैया आदि पेरक्कू का दूसरा नाम क्या है? तो पत्तिनेट्टम पेरक्कू, जो कि आपके प्रश्न में ही दिया गया। तो ये प्रश्न में आप कहें कि बनाने में गलती हुई, तो बनाने में गलती नहीं हुई, ऐसा नहीं है कि बनाने में गलती हुई है। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के प्रश्न दे के आपको एक समझाने का तरीका है कि इस तरह के भी प्रश्न आएंगे। अगर आपने प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ा तो आपको लगेगा पत्तिनेट्टम पेरक्कू तो इसमें दिया गया है, तो क्या ये यही होगा? तो भैया बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसमें पेरक्कू का
जो है क्या आदि पिरक्कू का, यहाँ पे आदि पिरक्कू का नाम पूछा गया तो उसको पथ्यनेट्टम पिरक्कू, यहाँ पे खुद कह रहा कि आदि पिरक्कू जिसे पथ्यनेट्टम पिरक्कू भी कहा जाता है, तो इसी से इसका आंसर मिल जाता है। तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा, आदि पिरक्कू। हम लोग बढ़ते हैं, हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। यह त्यौहार आखिर कहाँ मनाया जाता है? तो यह त्यौहार मनाया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ पे? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है इस त्यौहार। और कहीं ना कहीं मानसून के मौसम में जब जल निर्वाह गुणों को होता है उसके सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। और तमिल कैलेंडर के अनुसार 18वें दिन पड़ता है और तमिलनाडु के मौसम जबकि शुरुआत होती है उसी का यह प्रतीक है, यह त्यौहार। तो इसीलिए ये कहीं ना उर्वरता की देवी जो मिट्टी होता है उसका सम्मान इसमें किया जाता है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। हमारा अगला प्रश्न संख्या 8 है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है? विकल्प है द थ्री मस्केटियर्स, द एडवेंचर ऑफ टॉम सायर, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, द ओल्ड मैन एंड द सी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है ए विकल्प आपका सही है, द थ्री मस्केटियर्स जो नाम की पुस्तक है। इसके लेखक कौन है? तो अलेक्जेंडर ड्यूमा है, मतलब अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखित पुस्तक है द थ्री ऑफ मस्केटियर्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। अलेक्जेंडर ड्यूमा एक फ्रांसीसी लेखक हैं। उनकी रचनाओं का कई भाषाओं में अनुवाद भी किया जाता है और वे सबसे अधिक पढ़े जाने वाले फ्रांसीसी लेखकों में से एक हैं। तो इसीलिए इसको आपको याद रखना, द थ्री मस्केटियर्स क्या है। चलते हैं, देखते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न संख्या 9 है। नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? स्थिति का सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, व्यक्तित्व गुणों व स्थिति का सिद्धांत, अनुवांशिक सिद्धांत। तो इसमें पूछ रहा है कि आखिर जो नेतृत्व होता है किसी को, मतलब जो लीडरशिप होती है का कौन सा सिद्धांत? जैसे यहाँ पे डायरेक्शन नहीं होगा, नेतृत्व मतलब नेतृत्व करना, लीड करना है किसी को, लीड का मतलब लीडरशिप का कौन सा सिद्धांत जो है दिया गया? विच थ्योरी ऑफ द लीडरशिप यू कंसीडर्ड कंप्लीट एंड द साइंटिफिक। तो कौन सा ऐसा जो सिद्धांत है उसको कंप्लीट और साइंटिफिक भी माना जाता है? तो ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है, ये जिससे आपको बताना है। तो ये बी जो आपका विकल्प है, बहुकारक सिद्धांत, थ्योरी ऑफ द मल्टीपल फैक्टर्स, मतलब इसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, उसे आपका नेतृत्व का सिद्धांत का मतलब वैज्ञानिक और संपूर्ण माना जाता है। प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री जो प्रोफेसर थर्स्टन थे, कौन? तो प्रोफेसर थर्स्टन द्वारा जो प्रतिपादित है बहुकारक सिद्धांत, इसे ही संपूर्ण और वैज्ञानिक माना जाता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत नेतृत्व के लिए एक कारक नहीं बल्कि एक से अधिक व अनेकों कारक उत्तरदायी होते हैं, जिसके माध्यम से एक नेतृत्वकर्ता कुशलतापूर्वक संचालन व नेतृत्व करता है। तो इसलिए इसे भी आपको याद रखना। इसका सही आंसर बी विकल्प हो जाता है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न संख्या 10 है। कौन भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, द विक्रांत माउंटबेटन, द लॉर्ड एरविन। तो इसमें पूछा भैया भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? हु वाज द लास्ट ब्रिटिश जो है वायसराय ऑफ द जो है इंडिया। तो भैया कौन था ये आपको बताना। तो जो कौन था, तो ये भैया लॉर्ड माउंटबेटन थे। 1947 में जब ये देश आज़ाद होता है तो उस समय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। वहीं पे बात करते हैं जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब कौन था? तब लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्रता के बाद प्रथम कौन था? तब वहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन थे। जब भारत की बात करते हैं तो वहाँ श्री राजगोपालाचारी का नाम आता है। तो इस तरह से ये आपको याद रखना कि कौन है, तो लॉर्ड माउंटबेटन है, तो भारत का अंतिम वायसराय थे जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण में देखरेख की। और साथ में लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश रॉयल नेवी में एक अधिकारी भी थे। अब इसके बाद जो श्री राजगोपालाचारी जिनकी हम बात किए, तो उन्होंने जो है इसका एकमात्र भारतीय थे जो अंतिम गवर्नर जनरल बने थे। मतलब जब इन्होंने पद त्याग किया है इसके बाद उन्होंने श्री राजगोपालाचारी को बनाया। इसके बाद 1948 में इस पद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और 1948 के बाद से वायसराय का पद भारत में नहीं है। और कहीं ना कहीं उसके बाद क्या होता है, तो 1950 तक का इन्होंने सेवा की, 1948 में बनाया गया, 1950 तक इन्होंने सेवा की। इसके बाद भारत में राष्ट्रपति जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो लागू हो जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चीज़ें चलने लगती हैं। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना। बढ़ते हैं, देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न संख्या 11 है। गढ़वाल का रेनी गांव 1970 में किस पर्यावरण आंदोलन के लिए जाना जाता था?
सेव साइलेंट वैली आंदोलन, चिपको आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन या अपिक्को आंदोलन। तो इसमें आपसे पूछा कि गढ़वाल का जो रेनी गांव है वह 1970 में किस पर्यावरण आंदोलन से संबंधित है? तो ये भैया संबंधित है बी, चिपको आंदोलन से। गढ़वाल का जो रेनी गांव है ये 1970 में पर्यावरण आंदोलन जो चिपको आंदोलन है उससे संबंधित है। अब 1970 में जो शुरुआत हुआ था उत्तराखंड, तत्कालीन जो यूपी में है, मतलब वर्तमान में तो उत्तराखंड है लेकिन उस समय यूपी के था, गढ़वाल हिमालय से शुरू हुआ था। कहाँ पे? तो गढ़वाल हिमालय से हुआ था। यह ऐतिहासिक घटना कब हुई थी, मतलब जो चिपको आंदोलन ये कब हुआ था? तो 26 मार्च 1974 को हुई थी। जो उत्तराखंड का जो चमोली जिला है वहाँ पे एक गांव है रेनी गांव, वहाँ किसान महिलाओं ने एक समूह पेड़ की कटाई करने से रोकने के लिए अपने आप को पारंपरिक वन अधिकारों को पुनः प्राप्त करने के लिए एकजुट हुए और उन्होंने क्या किया था? तो वो पेड़ से चिपक गए थे, मतलब पेड़ को हग कर लिया था एक तरह से और छोड़ा नहीं था कि आप पेड़ को काट ना सके। अगर पेड़ को आप काट रहे हैं तो आपको इंसानों को भी उसके साथ में काटना पड़ेगा, तभी आप पेड़ काट सकते हैं। तो इसी को चिपको आंदोलन कहते हैं। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना। हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? विकल्प आपका 14 अप्रैल, 14 जुलाई, 8 मार्च, 27 जुलाई। इस तरह के प्रश्न आपके पुलिस एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि ये पुलिस से ही संबंधित है। तो भैया कौन सा दिन ऐसा है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डेज ऑफ द सेलिब्रेटेड एज द राइजिंग डे ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ जिसको बोलते हैं। तो कौन सा डे ऐसा है? तो आपका इसका 27 जुलाई डी विकल्प आपका सही है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का जो स्थापना दिवस है ये 27 जुलाई को मनाया जाता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब हुई थी? तो 27 जुलाई 1939 को हुई थी। 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुआ था। यह 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ नाम दिया गया। कब? तो 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ इसका नाम दिया गया। क्या दिया गया? तो सीआरपीएफ अधिनियम के तहत अधिनियमित होने के बाद इसका नाम बन गया सीआरपीएफ। उसके पहले क्या नाम था? तो उसके पहले नाम था रिप्रेजेंटेटिव पुलिस जो है इसका नाम था। हम लोग बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न संख्या 13 है, भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन्ड अधिकारी होता है? तो विच ऑफ द हाईएस्ट रैंक कमीशन्ड ऑफिसर इन द इंडियन नेवी, मतलब इंडियन नेवी में जो हाईएस्ट रैंक होती है वो किस अधिकारी की होती है? जनरल की होती है, एयर चीफ मार्शल की होती है, एडमिरल की होती है या उप लेफ्टिनेंट की होती है? तो इसका सही आंसर सी है, एडमिरल की होती है। एडमिरल भारतीय नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है या रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है। भारतीय नौसेना का मुख्यालय की बात करते हैं तो भारतीय नौसेना का जो मुख्यालय है यह दिल्ली में है और इसे 3 पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी कमान में बांटा गया है। इन कमान का अधिकारी वाइस एडमिरल होता है। इन कमान का जो अधिकारी होता है इसको वाइस एडमिरल कहते हैं और सबसे बड़ा अधिकारी को एडमिरल कहते हैं। चलते हैं, देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न संख्या 14 है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी? आखिर वह कौन सा आयोग, मतलब पंचवर्षीय योजना थी जिसमें खादी एवं ग्रामोद्योग, मतलब ग्रामीण उद्योग की स्थापना की गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा, यह सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर आपका हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी। तो ये कब किया गया था? तो ये खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग जो है संसद अधिनियम था। कब? तो ये 1956 में अधिनियम लाया गया था। उस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी और भारत सरकार द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय है। यह दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो 1956 से लेके या 1961 तक का चली थी। इसी के मध्य 1956 में यह अधिनियम लाया गया था। तो इसलिए यही सही हो जाएगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न संख्या 15 है, भारत का थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? विकल्प आपका है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब। आपके 4 विकल्प दिए गए। इसका सही आंसर क्या है? तो भारत का जो ये आपका जो कच्छ का रण है ये कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। आपका सही विकल्प ए हो जाएगा। भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण जो भारत के गुजरात में स्थित है। यह लगभग
कितना, तो 23,300 वर्ग किमी में फैला हुआ है और यह समुद्र का एक सकरा अंग है जो भूचाल के कारण संभवतः अपने मौलिक तत्वों के ऊपर उभर आया है, परिणामस्वरूप समुद्र से पृथक हो गया है। तो इसे आपको याद रखना है। अब जैसे इसी में लूनी नदियाँ वगैरह विलुप्त हो जाती हैं तो वो भी हम लोग देखेंगे कि जब इसको ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें इसको बहुत अच्छे से समझेंगे कि लूनी नदियाँ क्यों विलुप्त होती हैं या अंतर जो विलुप्त होने वाली नदियाँ हैं उसमें कौन सी होती हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे देखेंगे। तो इसे आपको अभी फिलहाल याद रखना, गुजरात में पाया जाता है। हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 16 पे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया। इस चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? आखिर क्या सही विकल्प दिया गया है? रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, भू राजस्व में 50% की कमी करना, राजनैतिक कैदियों को रिहा करना। मतलब जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उस समय जो 11 सूत्रीय चेतावनी थी उसमें किसको शामिल किया गया, किसको नहीं शामिल किया गया, ये यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है और ये आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ये यूपीपी के प्रश्न में पूछा जा चुका है। तो भैया 11 सूत्रीय का आखिर कार्यक्रम कौन था? तो इसका सही आंसर आखिर क्या हो जाएगा? अगर आप बात करें तो सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो भैया इसमें पूछा जा रहा है रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, ये गलत है यहाँ पे, ये ऐसा नहीं है। और भू राजस्व में 50% की कमी करनी, ये भी सही है। राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, ये भी सही है। तो आपका तीसरा, दूसरा आपका सही बी विकल्प हो जाएगा। इसमें फिलहाल बी विकल्प सही है। अब दोस्तों जैसे हम बात कर लेते हैं तो आखिर वो 11 जो सूत्रीय कार्यक्रम था, मतलब 11 सूत्रीय जो मांगे थी जिनको स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए 31 जनवरी 1930 तक का समय दिया गया था सरकार द्वारा, और सरकार द्वारा अस्वीकार भी कर दिया गया था। तो ये 11 सूत्रीय मांगे आखिरकार सॉरी दोस्तों, तो 11 सूत्रीय जो मांगे थी वो कौन सी थी उनको हम देख लेते हैं। तो उसमें जैसे पहली मांग थी तो भू राजस्व जो यहाँ पे दिया गया, भू राजस्व की 50% की कमी करना, यही चीज़ थी। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरे में राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की बात की गई थी। अगर तीसरी की बात करते हैं तो तीसरे में डाक आरक्षण बिल की बात की गई थी पास किए जाने के संबंध। चौथी बात की गई थी कि नमक कर समाप्त किया जाए एवं नमक पर सरकारी एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया जाए, ये चौथी बात थी। पांचवी की बात करते हैं तो तटीय यातायात रक्षा विधेयक को पास किए जाने के संदर्भ में बात की गई थी। वहीं जो छठी बात थी रक्षात्मक शुल्क लगाए जाएं और विदेशी कपड़ों का आयात नियंत्रित किया जाए, ये किया गया था। और सातवें की बात करते हैं तो रुपये विनिमय दर को घटाकर 1 शिलिंग 4 पेंस की जाए। मतलब जो यहाँ पे $1 दिया गया है तो ये क्या कितना था, तो 1 शिलिंग 4 पेंस की जाए, ये किया गया था। सिविल सेवाओं तथा सेना में के व्यय को 50% तक कम किया जाए। नशीली वस्तुओं के विक्रय पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाए, नशीली वस्तुएं जो बिकती थी उन पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी जाए। CIT विभव पर सार्वजनिक नियंत्रण हो वह उसे खत्म कर दिया जाए। शस्त्र कानून में परिवर्तन किया जाए और भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु तो हथियार रखने का भी लाइसेंस दिया जाए। ये टोटल 11 सूत्रें मांगे थी जिनको सरकार द्वारा जो है नकार दिया गया था, ये सरकार ने मान्यता नहीं दी थी। हम लोग के लिए ये इंपॉर्टेंट था, इसमें आपको याद रखना। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न संख्या 17 है। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? विकल्प आपके हैं 1870 में, 1872 में, 1875 में या फिर 1885 में। तो आपको इसे याद रखना कि 1875 में जो है कब, तो 1800, इसका सी विकल्प से हो जाएगा। 1875 में आर्य समाज जो कि एक हिंदू समाज सुधार आंदोलन था और जिसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। किसने? तो स्वामी दयानंद किसने? तो दयानंद सरस्वती जी ने कब किया था? तो 10 अप्रैल 1975 में। तो आपका सही विकल्प आपका सी हो जाएगा। 10 अप्रैल 1975 को जो है इसकी स्थापना कहाँ किया गया था? तो बम्बई के मथुरा के स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से किया था। कब?
तो 1975 में आर्य समाज की जो मुख्य रूप से बात थी वो क्या थी, वेदों की तरफ लौटो, मतलब वेदों की जो मान्यताओं पर आधारित मूल्य और प्रथाओं हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, और साथ ही में लोग एक ईश्वर में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा को अस्वीकार करते थे, मतलब मूर्ति पूजा आपको नहीं करनी, लेकिन विश्वास ईश्वर में था। इसे आपको याद रखना है। ये पहली चीज़, आर्य समाज की स्थापना कब हुई, तो 1975 में हुई। किसने किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। कहाँ किया था, तो मुंबई में किया था। तो ये सारी चीज़ें, और साथ ही में वेदों की ओर लौटो एक नारा था स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, साथ ही में वेदों की मान्यताओं को इसमें प्रमुखता दी गई। तो ये सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं। हम लोग बढ़ते देखते अपने अगले प्रश्न पे। हमारा आखिर अगला प्रश्न कौन सा है? हमारा अगला प्रश्न संख्या 18 है। निम्नलिखित में से कौन संघ कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं है? भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, भारत का उच्चतम न्यायालय, मंत्रिपरिषद। तो इसका आपका कौन सा सही आंसर हो जाएगा? इसका सी आंसर सही हो जाएगा, भारत का उच्चतम न्यायालय। पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन संघ कार्यकारिणी, मतलब हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आर द पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, जो कार्यपालिका होती है उसका हिस्सा नहीं है? तो भैया प्रधानमंत्री भी हिस्सा है, राष्ट्रपति भी हिस्सा है, मंत्रिपरिषद भी हिस्सा है, लेकिन उच्चतम न्यायालय एक अलग स्तंभ है। जैसे कि जो 4 पिलर की बात करते हैं, अगर लोकतंत्र की बात करते हैं तो 4 पिलरों की बात करते हैं, तो उसी में एक पिलर होता है। जैसे एक पिलर विधायिका होती है, एक पिलर कार्यपालिका होती है, दूसरा होता है न्यायालय, मतलब तीसरी जो होती है न्याय के लिए होती है न्यायपालिका, चौथी होती है हमारी मीडिया। तो आपका ये जो सिस्टम होता है उसी में न्यायपालिका को अलग रखा गया, तो यही हिस्सा नहीं है। चलते देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न संख्या 19 है। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था। उसका उद्देश्य क्या था? विकल्प पहला दिया गया, असहयोग आंदोलन पर कार्रवाई करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम के बीच विवादों को हल करने के लिए, भारत सरकार की संरचना में सुधार एवं सुझाव हेतु, असहयोग आंदोलन के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए। तो ये 4 विकल्प दिए गए। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो भैया इसका सही आंसर है भारत सरकार की संरचना में सुधारों को सुझाव देने हेतु। जो ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में साइमन कमीशन भेजा गया था, तो इसीलिए भेजा गया था। अब जैसे बात करते हैं तो ये 8 नवंबर, कब? तो ये 8 नवंबर यहीं पे लिख दे रहे हैं, 8 नवंबर 1927 को भारत के संविधान में, मतलब भारत के संविधान में जो सुधार संरचना जो है उसके सुधार के अध्ययन के लिए इसका जो है भेजा गया था। और इसका मुख्य कार्य क्या था? संरचना में सुधार के लिए सुझाव देना था। साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सदस्यों का एक समूह था, इसे साइमन आयोग, और इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम पे रखा गया। मतलब जो इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन, उन्हीं के नाम पे रखा गया था। इसमें एक भी भारतीय से नहीं शामिल थे, इसीलिए इसका विरोध भी किया गया था। इसे वापस गो बैक साइमन के नाम से नारों से दिखाया गया था। तो इसे भी आपको याद रखना है। हम लोग बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे, देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला 20 नंबर प्रश्न है। ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन किस दिन होता है? जब सबसे छोटे दिन की बात करते हैं तो 21 दिन होता है। 22 दिसंबर को होता है, 21 जून को होता है, 21 मार्च को होता है, या फिर 23 सितंबर को होता है। तो 21 जून की स्थिति को कर संक्रांति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मतलब इसका जो सही आंसर है, ये बी आंसर आपका सही हो जाता है। 21 जून को जो है दक्षिणी गोलार्ध पे सबसे छोटा दिन होता है, वहीं जो आपका उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पे सबसे बड़ा दिन होता है। इसको किस स्थिति को जाते हैं? तो कर्क संक्रांति। यहाँ पे आपको स्पष्ट कर देना चाहेंगे कर्क संक्रांति क्यों होती है? क्योंकि इस दिन जो हमारी पृथ्वी होती है, पृथ्वी को जैसे ऐसे भागों में बांटा जाता है, ये आपका नॉर्थ पोल हो जाता है। इधर मैं बना देता हूँ, ये आपका नॉर्थ पोल होता है और ये आपका साउथ होता है। तो यहाँ पे जब सूर्य की किरण यहाँ पे जो कर्क रेखा 23.5 अंश गुजारी गई है, इसको कर्क रेखा बोलते हैं। जब सूर्य की किरणें इस पे लंबवत या एकदम सीधी पड़ती हैं तो इसे कर्क संक्रांति बोलते हैं। और यही मकर जो आपका दक्षिणी बिंदु पे होता है, ये 23.5 अंश, यहाँ पे जब आपका सीधी किरणें पड़ती हैं तो इसे मकर संक्रांति बोलते हैं। तो इसे भी आपको याद रखना है। और कहीं ना कहीं इसी कारण 21 जून को इस दिन की सबसे अधिक पाई जाती है। मतलब उत्तरी गोलार्ध में ये दिन सबसे बड़ा होगा और दक्षिणी गोलार्ध में इस दिन बड़ा होगा। जब रेखा जो है विषुवत रेखा पर सीधा चमकती है उस समय, जैसे कि वस्तुतः जो 21 मार्च होता है तो ये भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, तो कहीं ना कहीं इस दिन दोनों ध्रुवों पर जो दूरी, मतलब दिन और रात का समय होता है वो एकदम बराबर होता है। तो इसीलिए आपको याद रखना, हमने आपको ये चीज़ें भी यहाँ पे स्पष्ट कर दी। बाकी चीज़ें जब ज्योग्राफी की चीज़ें हम देखेंगे वहाँ पे और अच्छे से स्पष्ट कर लेंगे। यहाँ पे स्टार्ट में हम लोग कर रहे हैं। तो
दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप लोग अपनी जो पढ़ाई है उसको बहुत ही अच्छे से करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका कभी भी कंडक्ट हो सकता है। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और साथ ही में वीडियो को भी लाइक करें। अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो और PDF को हमारे एप्लीकेशन पे पाना तो GS स्टडी हमारे गूगल प्ले स्टोर पे मौजूद है एप्लीकेशन, वहाँ से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए फिर इतना ही, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।